अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको शॉर्ट लेक्चर जीटीपी असाइनमेंट वगैरह टाइम टू टाइम प्रोवाइड हों तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एज पर द IAS-N2। ये आपने याद रखना है। IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपसे स्टैंडर्ड कोई भी किसी के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने अपने माइंड में स्टैंडर्ड रखने हैं कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड क्या है, तो आप MCQs के लिहाज से इसको आप कवर कर सकते हैं। फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स फॉर बिजनेस, यानी कि जो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं वो हमारी क्या हो रही है, मतलब जो चीज़ें हैं स्टॉक है वो हमारी इन्वेंट्री है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या है, इन्वेंट्रीज है। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई टू कंज्यूम इन द प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जैसे कि आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उसको सेल कर देते हैं। अगर आधी सेल कर आधी जो है हम अपने कारोबार में यूज़ करने के लिए लगा दें, यानी कि इन्वेंट्री हमारे पास 3 मकसद के लिए यूज़ होती है। उसके बाद है नोट यूटिलाइजेशन वैल्यू। इट इज़ एस्टिमेटिंग सेलिंग प्राइस in the ordinary course of a business less than the estimate cost of completion and the estimate cost necessary to make such sale। जो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो क्या होती है, जब हम कोस्ट ऑफ कंप्लीशन में, यानी कि जो एस्टिमेट सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है उसमें हम लेस करते हैं कोस्ट ऑफ कंप्लीशन, यानी कोस्ट हमारी जो कंप्लीशन में आई वो, और एस्टिमेट कोस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल, मीन के ऐसी चीज़ें जो चीज़ हम सेल करने के लिए इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर हम सेल कर रहे हैं, फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे उसको हमने अपनी सर्विस में रखे कि आपके हम डिलीवरी भी करेंगे, तो जो डिलीवरी है वो हमारे पास क्या एस्टिमेटेड कोस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल, ऐसी कोस्ट जो हमें प्रोडक्शन को सेल करने के लिए यूज़ हो, कोस्ट को सेल करने का मतलब कोई भी चीज़ को सेल करने के लिए यूज़ हो, वो हमारे पास आती है कोस्ट एस्टिमेट कोस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल। और दूसरी जो है हमारे पास एस्टिमेट कोस्ट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि जो हम उस कोस्ट को बनाने के लिए जितनी भी कोस्ट आ रही है वो हमारे पास आती है कोस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेट रियलाइजेशन वैल्यू क्या होती है, तो आपने कह देना है कि एस्टिमेटिंग सेलिंग प्राइस इज लेस द एस्टिमेट कोस्ट ऑफ कंप्लीशन, एस्टिमेट कोस्ट ऑफ नेसेसिटी टू मेक सच सेल। आगे हमें ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं एक डायग्राम के जरिए भी, इसे हम आगे कर लेंगे। लिखा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शेल बी वैल्यू एट अ लोअर ऑफ अ कोस्ट एंड कोस्ट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने क्या करना होता है कि अगर हमने कोई इन्वेंट्री निकालनी होती है, उस इन्वेंट्री को निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक हमारे पास कोस्ट और एक हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू होगी वो हम लिखते हैं अपने अकाउंट की तरफ, ठीक है, हमने अपने फाइनल अकाउंट पे लिखनी है। तो हम अब कैसे है मैं आपको बताती हूँ, नीचे एक एग्जांपल हम एक सॉल्व करते हैं तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास है जी एक कंपनी है स्टॉक ऑफ फिनिश शूज ऑन December 31st and 2019 कॉस्टिंग ₹15,000। द कंपनी आल्सो हैव अ वर्क इज प्रोसेस इन्वेंट्री द एस्टिमेट। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब उसमें सारी कंपनी की हमें डिटेल दे दी है। अब हमने नीचे सबसे पहले मालूम करें NR यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मालूम करें हैं। तो आपने सबसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू में आपने पढ़ा कि एस्टिमेटेड सेल प्राइस क्या है, तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेटेड सेल प्राइस सबसे पहले ढूंढ लेनी है। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है जी एस्टिमेटेड सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोसेस व्हेन हिज विल बी कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड इज 35,000, यानी कि एस्टिमेटेड सेल प्राइस हमारे पास कितनी हुई, 35,000 हुई। तो उसमें से हमने लेस करना था नेट रियलाइजेशन वैल्यू में। आपने देखा कि एस्टिमेट कोस्ट ऑफ कंप्लीशन, एस्टिमेट कोस्ट नेसेसरी टू सच सेल, ये दोनों हमने लेस करने हैं। तो हमारे पास एस्टिमेटेड कोस्ट ऑफ कंप्लीशन कहाँ है वो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। लिखा हुआ है द कंपनी आल्सो हैज अ वर्क in process inventory, the estimated cost of completion this work in process is 5,000 हमने वो लिखा। आगे लिखा है which cost of 10,000 has already been spent in December 31st 2019। यहाँ आप बात करेंगे कि यहाँ 2 चीज़ें लिखी हैं तो हमने एक चीज़ क्यों लिखी है, इसका ये आंसर ये है, देखें यहाँ December 31st है
तो दिसंबर 31 जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, वो हमारी इसमें नहीं आएगी। इसमें जस्ट हमारे पास जब भी आपके पास 31 2019 या कोई भी ईयर होगा वो आप वैल्यू एस्टिमेटेड मतलब के NRV पे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया। उसके बाद द कंपनी हैज़ पेड 2% कमीशन ऑन सेल इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एस्टिमेट कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सच फर्नीचर, जो उसने फर्नीचर की जो की है, जितनी भी हमें उसको सेल करने में जो हमें कॉस्ट आएगी वो हमने लिखनी है। तो यहाँ उन्हें पता है 2% उसने कमीशन दिया सेल करने के लिए। जब उसने 35,000 का 2% निकाला तो 700 आ गया। अब 35,000 में से 5,000 लेस किया और 700 लेस किया तो हमारे पास आके 29,300 आ गया। अब बाकी की अमाउंट हमारे पास ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास 15,000 जो हमने देखी हैज़ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री 31 2019। यहाँ भी 31 2019 यानी कि 31 का जिक्र है, दिसंबर के एंड ईयर के एंड का जिक्र आ रहा है, तो 15,000 है, ये 15,000 हमारे पास इधर आ जाएगा। उसके बाद हमने ये 5,000 लिख ली। उसके बाद 10,000 हैज़ बीन स्टिल 31 दिसंबर 2009, तो हमारे पास इसमें भी ईयर आया तो हमने ये 10,000 ये लिख ली। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 25,000। एक है हमारे पास 25,000, एक है 29,300। अब वो जो बात मैं आपको कह रही हूँ, इन दोनों से जो लेस होगा वो बैलेंस शीट को चार्ज होगा, यानी कि फाइनल अकाउंट को चार्ज होगा। वो क्या है, लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लेस देन इज अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देयरफॉर द इन्वेंट्री विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एट अ कॉस्ट 25,000। यानी कि इन दोनों में से जो लेस वैल्यू है वो आपकी चार्ज करेगी, बैलेंस शीट चार्ज करेगी। तो यहाँ 25,000 हमारा क्या था, लेस वैल्यू थी, तो इसलिए बैलेंस शीट क्या चार्ज करेगी, 25,000। यहाँ हमने NRV ऑफ रॉ मटेरियल मालूम करनी है। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं, प्राइस ऑफ अ कॉटन एक्वायर्ड फ्रॉम द कॉटन एक्सपर्ट लिमिटेड हैज़ फॉलन फ्रॉम द 200 पर LBN टू 180 पर पाउंड। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं प्राइस ऑफ कॉटन वो 200 से कम होकर 180 रुपीज़ में चली गई है। एट द एंड ऑफ अ मंथ कंपनी हैड 3,000 यूनिट विच इज हैड द परचेज 2,000 पर यूनिट द कॉटन। या इसको मैं आपको उर्दू में समझाते कम हो कि एट द एंड पे करके 3,000 यूनिट जो हैं वो हमने परचेज किए 200 पर यूनिट। 3,000 यूनिट जो परचेज किए 200 के हिसाब से परचेज। द कॉस्ट मेड फॉर दिस सोल्ड कॉटन इज यूज फॉर 5,000 पर मीटर। अब उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट है हमारी कपड़े बनाने की वो 500 यूज हुई है पर मीटर यूज हुई है हमारे कॉटन उसके अंदर यूज हुई। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 मीटर क्लॉथ इज 400। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1 मीटर क्लॉथ की यानी कपड़े की 400 है। और द कॉटन इज रिकवर इनटू द 1 मीटर इज क्लॉथ। अब हमने कहा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। आप देखें रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास, इन्वेंट्री कितनी है। शुरू में उन्होंने हमें बताया एट द एंड ऑफ मंथ द कंपनी हैज 3,000 यूनिट विच हैज बीन परचेज 200 पर यूनिट। कि कंपनी ने परचेज कर लिए हैं 3,000 यूनिट परचेज किए हैं 200 रुपये में पर यूनिट परचेज किया है। और नीचे जो हमने बताया उन्होंने बताया कि 500 हमें पर मीटर यूज होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी है 400 है। पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं परचेज करने के लिए। तो हमारे जो हमने जो चीज़ें कितनी परचेज की हैं वो हमारे पास 3,000 को जब हम मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। तो ये हमारे पास क्वेश्चन। दूसरा भी हमारे पास NV मालूम करना है, NV ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपने खुद कर लेना है, आपको ये सेम ये मेथड है इसलिए मैं करवा देती हूँ। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्वायर्ड बाय द कंपनी इज 3,000 पर यूनिट 1 जनवरी due to the excess supply has a fallen from 300 to 200 है। मतलब कि हमारी जो कॉस्ट है वो पर यूनिट की 300 से 200 पे कम होगी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड इज 500 NBR ऑफ द कॉस्ट इज 400 पर यूनिट। द कैलकुलेट द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। द कंपनी हैज 75 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ अ मंथ। जैसे कि ऊपर भी हमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि ये ऐसे यूज हुई है और नीचे हमें उन्होंने बताया द कंपनी हैज 75 ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द इट्स मीन कि उन्होंने हमें 75 ऑफ यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ मंथ हमारे पास हैं। तो हमने 75 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है 200 से तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। क्योंकि यहाँ उनकी जो कॉस्ट है अपर सप्लाई की वजह से 200 हो गई है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। आगे हम चलते हैं। आगे हमें पता है कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड ऑफर कॉस्ट इनकर it bringing the inventory to the present location and condition।
कॉस्ट ऑफ परचेज तो आपको पता है परचेज से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन या कन्वर्जन कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्ट मटेरियल को प्लस कर और हमारे पास डायरेक्ट लेबर को प्लस करके जो अमाउंट आती है वो हमारे पास होती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ परचेज कंप्राइज ऑफ परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट इफ इम्पोर्ट। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी कि कॉस्ट हमारे पास क्या आती हैं। मतलब कि जो परचेज हम चीज़ करें उस परचेज के अंदर क्या क्या चीज़ें, मतलब अगर हम ले रहे हैं परचेज उसमें जो एक्सपेंस आ रहे हैं खरीदने में वो सारी हमारी कॉस्ट आ जाती है कॉस्ट ऑफ परचेजेस में। अब यहाँ हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में मालूम का इनवॉइस वैल्यू दी हुई 10,000। कस्टमर ड्यूटी इनवॉइस वैल्यू तब होती है जब कस्टमर इनवॉइस बनाता है, आप कुछ लेते हैं तो इनवॉइस बनती है ना, यानी कि आपके जो चीज़ है वो 1000 की है। कस्टम ड्यूटी जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं उस पर आपका टैक्स लगता है वो 120 है। सेंटर एक्साइज ड्यूटी भी वही एक टैक्स होता है। उसके बाद नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स, नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स आपके पास 225 है। रिफंडेबल सेल टैक्स है, एक ऐसा से टैक्स है जो बाद में रिफंडेबल हो जाएगा तो वो हमारे पास परचेज में नहीं आएगा। कह लीजिए कि हाँ, यानी कि अगर हमने फर्नीचर परचेज किया उसको लाने के लिए हमने गाड़ी हायर की है और उस लोडिंग संदूकी हायर किया और वो हम फर्नीचर को अपने फैक्ट्री तक लेकर आए हैं तो वो कैरेज है वो 40 रुपये कमीशन पे टू एजेंट टू क्लियरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, और कमीशन पे किया है एजेंट को कि वो क्लियरेंस करे रॉ मटेरियल की तो हमारे पास 100, यानी कि सारी चीज़ें हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज में आती है सवाए हमारे पास क्या कहते हैं नॉन रिफंडेबल सेल टैक्स, इनके ये हमारे पास वक्त के साथ रिफंड हो जाएगा। और यहाँ सिंपली हमने इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे इन्हें कुछ खास नहीं है, बस आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि जमील बशीर लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग पीरियड एंडिंग ऑन दिसंबर 31, 2000। इसको हम स्किप करते हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ लेते हैं कि आगे एग्जाम्पल भी इसके से रिलेटेड है तो आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं मोस्टली वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो NRV इम्पोर्टेंट था जो पीछे मैं आपको करा चुकी हूँ, और एक ये यहाँ जो एग्जाम्पल 15.6 है जो आपकी प्रैक्टिस में ये इम्पोर्टेंट, इसको आपने ध्यान से समझना और करना भी है। यहाँ उन्होंने हमें बताया कि इन्वेंट्री कोस्टिंग मेथड, इन्वेंट्री के कोस्ट करने के 2 मेथड होते हैं, बेसिकली 3 मेथड होते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 मेथड को। एक है FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक है एवरेज वेटेज कोस्ट, और एक हमारे पास होता है लास्ट इन लास्ट आउट मेथड। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है, यानी कि जो चीज़ पहले आएगी वो पहले जाएगी, वो पहले इस्तेमाल होगी, पहले कंज्यूम होगी, पहले जाएगी, पहले सेल होगी। वेटेज एवरेज मेथड में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें हमने 100 यूनिट परचेज की, हमने 1000 की, ठीक है, दूसरी बार क्या अगले दिन हमने 200 यूनिट परचेज की और हमने 5000 की परचेज की। तो हमने क्या करना है, जो ऊपर वाली 100 यूनिट है और 200 यूनिट जो परचेज की इन दोनों को कंबाइन कर देना, तो हमारे पास क्या आएगा 300। वो 300 और उसकी इसी तरीके से अमाउंट को भी हमने ऐड करना है 1000, 5000, 1000 किया तो हमारे पास 6000 हो गया। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, मतलब कितना खर्चा हुआ है उस खर्चे को डिवाइड करके हम पर यूनिट पर हमें पता चल जाएगा कितनी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा इसका फार्मूला, जो ये लिखा हुआ एवरेज मेथड एवरेज कॉस्ट को माइनस हम कर देंगे हमारे पास जो भी यूनिट आएंगे। तो यहाँ ऊपर भी लिखा होगा इन्वेंट्री द अचीव डिवाइडेड द कॉस्ट टोटल कॉस्ट बाय द टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट के साथ तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ परचेज है 5 यूनिट एट 4, ये आपने पढ़ लेना है। कॉस्टिंग आपके पास इतनी है और आपने 5 इन 5 हमने क्या करना है, इसमें हमने मालूम करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के। यहाँ आप लिखा हुआ है कि 5 यूनिट हमने से परचेज किए हैं, फिर 5 पेज किए हैं, फिर 5 किए हैं, एक ही 4, एक ही 5, एक ही 5.5 है, और क्लोजिंग रिमेनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 800 है। अब वो कह रहे हैं कि हमने 15 यूनिट परचेज किए थे डिफरेंट प्राइस में, लेकिन हमारे जो एट द एंड में है, हमारे जो फैक्ट्री के अंदर यूनिट है वो हमारे पास 8 यूनिट है, यानी कि हमारे पास 15 में से 8 यूनिट बचे हैं, तो यानी कि 7 यूनिट ऐसे हैं जो सेल हो गए हैं। तो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करना है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो 5 यूनिट जो पहले थी वो इसका मतलब है सेल होगी, कट की। इस 5 यूनिट में उन्होंने कहा जी 2 सेल हो गई हैं और 3 रहती हैं, तो इसमें हम कितनी है, हमने क्या लिखा 3 यूनिट ये लिखी, नीचे की 3 यूनिट और इसकी प्राइस कितनी थी 5 वो लिख ली। उसके बाद नीचे वाली 5 यूनिट एट 5.5 रुपीज़ थी, ये इसमें से कोई भी सेल नहीं हुई, तो हमने 5 यूनिट 505
5.5 लिख लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू, अगर आपस में प्लस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद हमारे पास जो एवरेज मेथड है इसमें हमने क्या करना है, 5 × 4 पहले हमने कॉस्ट निकाल देनी, फिर 5 × 5, 5 × 5, इन सब की जब कॉस्ट हमने निकाले 5 × 5, 5 × 5 × 5, 5 × 5.5, जितने भी हमारे पास वैल्यू आएगी इनको हमने प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे उसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना 15 के साथ, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा, जितनी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में एंट्रीज पड़ी हुई है, मतलब इन्वेंट्री पड़ी हुई है, यूनिट पड़ी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास 38 आगे हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री। अकाउंटिंग सिस्टम को रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 सिस्टम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके साथ में आपको 2 जो लेसन है आपके वो भी कवर करवा दूंगी। थैंक फॉर वॉचिंग।